पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। 9 लाख युवाओं को हमने नियुक्ति पत्र दिए हैं अब तक। 3 करोड़ से अधिक युवाओं को हम लोगों ने अपनी एमएसएमई यूनिट को, जिसको हमने ब्रांडिंग की है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में, उसके साथ जोड़ने का काम किया। उत्तर प्रदेश के अंदर परंपरागत कारीगर और हस्तशिल्पियों को, देखिए इकोनॉमी बढ़ती कब है, जब आपके पास ट्रेडिशनल कुछ हो। जैसे यूपी में हमारे पास खेती बाड़ी की बहुत अच्छी लैंड है और हमारे पास एक धरोहर है, कुछ नहीं है, व्यक्ति खेती बाड़ी कर लेगा, भूखों नहीं मरेगा। लेकिन अब उसको कुछ अपने पास वेल्थ चाहिए, उसको अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए एमएसएमई यूनिट को हम लोगों ने पुनर्जीवित किया। हर किसान किसी न किसी एमएसएमई के साथ जुड़ा हुआ है, किसी अतिरिक्त इनकम उसके पास अतिरिक्त आ गई। स्वाभाविक रूप से यूपी की इकोनॉमी को बढ़ना ही बढ़ना था। 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के अंदर काम कर रहे हैं आज के दिन पे। लेकिन परंपरागत कारीगर उद्यमियों के लिए भी और हस्तशिल्पियों के लिए हम लोगों ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2019 में आगे बढ़ा दी थी। विश्वकर्मा श्रम सम्मान स्कीम में उन लोगों की ट्रेनिंग और टूल किट के साथ उसको जोड़ना, सस्ते में बैंक से उसको लोन प्रदान करना, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने इस स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध करवाया। लाखों ऐसे लोग जो पहले अपने परंपरा, जैसे राजमिस्त्री है, कारीगर है, विश्वकर्मा है, हलवाई है, नाऊ है, मोची है, सुनार है, इन सब के अपने अपने काम धंधे थे। लेकिन कोई गवर्नमेंट के द्वारा इंसेंटिव नहीं, बल्कि गवर्नमेंट के स्तर पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहीं परेशान करता था, कहीं पावर कॉर्पोरेशन परेशान करता था, कहीं पुलिस परेशान करती थी। हम लोगों ने उनके लिए एक पॉलिसी बनाई और मैंने कहा जो भी अपना काम शुरू करना चाहता है करिए, 1000 दिनों तक कोई आपको पूछेगा नहीं और आपको हम ये सुविधा देते हैं, आप आइए, आपका रजिस्ट्रेशन हम कराएंगे, आपको ट्रेनिंग हम देंगे। आज की समाज की डिमांड क्या है, सोसाइटी की डिमांड क्या है, मार्केट की डिमांड क्या है, उसके अनुरूप आप अपनी डिजाइन तैयार करिए, अपने को अपडेट करिए, हम आपको देंगे, आपकी ट्रेनिंग कराएंगे, टूल किट आपको हम देंगे, सस्ते में लोन उपलब्ध करवाएंगे। आज बहुत तेजी के साथ लोगों ने उस पर काम करना प्रारंभ किया। ये सभी कार्य होने के साथ साथ मैं इस बात को मानता था कि सुशासन का लक्ष्य बिना सुरक्षा के नहीं हो सकता, तो सुरक्षा का भी एक मॉडल दिया। आज निवेश भी है, उद्यम भी है, एग्रीकल्चर भी है, एक समृद्ध मार्केट भी हमारे पास है, प्रतिभाशाली युवा भी हमारे पास है और उत्तर प्रदेश का कारीगर और हस्तशिल्पी भी यहां काम करने लग गया है। तो हम इसकी इकोनॉमी को 3 गुना करने में सफल हुए हैं। मेरा मानना है ये 3 गुना तब जब 3 वर्ष हम लोगों ने कोविड महामारी को झेला है। मेरा मानना है हम 2026-27 तक उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को 50 लाख करोड़ तक पहुंचाने में सफल हो जाएंगे, 50 लाख करोड़ तक पहुंचाने में सफल होंगे और 29-30 तक उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा। ये केवल एक लक्ष्य नहीं है, हर व्यक्ति के जीवन में उसकी समृद्धि और उसकी खुशहाली को भी प्रस्तुत करने का सरकार का एक तरीका है। और सरकार, मैंने बताया ना कि हस्तशिल्पी के जीवन में परिवर्तन हुआ है, युवा को नौकरी भी मिली है, रोजगार भी मिला है, स्वयं के स्टार्टअप स्थापित करने का एक अवसर भी प्राप्त हुआ है, महिला उद्यमियों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। महिला स्वयंसेवी समूह, 1 करोड़ महिला स्वयंसेवी समूह यूपी के अंदर काम कर रही हैं। यूपी यानी वीमेन वर्कफोर्स आज के दिन पे यूपी के अंदर
12% से बढ़कर के 36% से ऊपर इस समय काम कर रही है। ये ताकत है यूपी की नई, और उस ताकत को उस रूप में प्रस्तुत करने का परिणाम यानी हर एक के जीवन में परिवर्तन हुआ है। और देखिए, ये केवल मैं बोलूंगा, स्वाभाविक रूप से मैं सरकार के बारे में बोलूंगा, लेकिन कॉमन मैन की धारणा क्या है, यूपी के बारे में आम नागरिक का परसेप्शन क्या है, ये सरकार की कार्य पद्धति के बारे में सामान्य जानकारी लेने का सबसे अच्छा तरीका होता है। और मैं मानता हूं यूपी के बारे में राजनीतिक रूप से भले ही कोई व्यक्ति कुछ बोले, मैं मानता हूं जो राजनीतिक रूप से हमें कोसते हैं, बंद कमरे में वे भी स्वीकार करते हैं जब उनके परिवार के लोग उनको कोसते हैं तो। और इसलिए यूपी उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ा है, और वह 25 करोड़ लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करके ही हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, अर्थशास्त्र को आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। इसरो में महिलाओं में मैं आपको कहूँ चाहूंगी कि अगर आप नमस्कार महाराज जी, मेरा नाम मनोज्ञा है, मैं कानपुर की रहने वाली हूँ। आपने अभी महिला स्वयं सेवा समूह के बारे में बात करी। अधिकांशतः लोग इसको एक सामाजिक सशक्तिकरण की तरह देखते हैं, पर आप जो हैं इसको यूपी की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बोलते हैं। तो आपके हिसाब से महिला स्वयं सेवा समूह का आर्थिक क्या कितनी कैपेसिटी है, और लोगों के बारे में जो इसकी राय है वो कैसे बदली जा सकती है? देखिए, ये हमारी सोसाइटी का एक वह पक्ष है जिसको हम लोगों ने नजरअंदाज किया है। हमने कभी भी अपनी इकोनॉमी में घर की उस गृहिणी की मेहनत को कभी काउंट नहीं किया। आप मुझे बताइए, जो महिला अपने घर गृहस्थी को संभालती है, भोजन बनाने का काम, घर की साफ सफाई का काम, रख रखाव का काम करती है, अगर किसी पुरुष को किराए पे किसी व्यक्ति को रखना पड़ेगा तो कितना पैसा उसको जाएगा। यानी फ्री में उसका सारा काम हो रहा है। हमने उसको इकोनॉमिक रूप से कभी जोड़ने का प्रयास नहीं किया। जब भी घर में संकट आता है, किसी भी सदगृहस्थ को देखिए तो सबसे पहले घर की जो गृहिणी होगी, जो मालकिन होगी, वो सबसे पहले आएगी कि मेरा ये जेवर गिरवी रख लो, लेकिन घर की इज्जत दांव पे नहीं लगनी चाहिए। ये है भारत की ताकत। और इसीलिए भारत की परंपरा ने उसको गृह लक्ष्मी के रूप में पूजा है, माना है। और इसलिए मैं मानता हूं कि इसीलिए हम लोगों ने, जैसे यूपी के अंदर हम लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया। जैसे आंगनबाड़ी में पहले जो पोषाहार दिया जाता था, उत्तर प्रदेश के अंदर यहां का ये जो सबसे बड़ा शराब माफिया था वो सप्लाई करता था 16-17 के पहले। आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करते हुए 2017 में मैंने पाया, मैंने कहा ये पोषाहार की क्वालिटी ठीक नहीं है, कौन सप्लाई कर रहा है, लेकिन नाम अलग अलग थे। खैर हमें उससे मतलब नहीं था, हमें तो क्वालिटी से मतलब था, और समय पे पहुंचे इसके बारे में भी था। कई महीने लेट भी चलता था। हमने पहले उसकी एक पॉलिसी बनाई और कहा समय पर और सही पोषाहार मिले धात्री महिलाओं को और बच्चों को। काफी विरोध हुआ, लेकिन हमने कहा कि नहीं, ये हमें करना है। हमने किया। यूपी पहला राज्य था जिसने टेक होम राशन के प्लांट लगाए। गवर्नमेंट ने अपने स्तर पर प्लांट लगाए और महिला स्वयंसेवी समूह को सौंपा।
4000 महिला स्वयंसेवी समूह, हर स्वयंसेवी समूह में 12 से लेकर 15 महिलाएं हैं जो इन 204 प्लांट को यूपी के अंदर संचालित कर रहे हैं। और इनके द्वारा जो रेसिपी भारत सरकार के द्वारा तैयार की जाती है, उस रेसिपी को प्रोडक्शन वहां होता है, यही आंगनबाड़ी केंद्रों में उसकी सप्लाई करते हैं। क्वालिटी फूड की सप्लाई आंगनबाड़ी केंद्रों में महिला स्वयंसेवी समूह करती हैं और आज उसमें कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं। मुनाफा उनके पास आता है। दूसरी ताकत मैं आपको बताऊं, यूपी के अंदर झांसी में बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर का, देखिए बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर में 2019 में कोविड से ठीक पहले मैं झांसी के दौरे पे गया था। वहां पे कुछ महिलाएं मुझे मिली, तो उन्होंने कहा साहब हमें कोई काम मिल जाता है। तो मैंने कहा क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा भाई, मैं मुख्यमंत्री हूं तो मैं किसी को मना नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति मेरे पास आएगा, मेरा प्रयास होना चाहिए कि मैं उसके लिए पहल करूं। तो मैंने पूछा, मैंने कहा आपने पढ़ाई लिखाई कितना किया है? तो उसमें एक 5वीं फेल थी और उनके साथ भी लोग ऐसे ही थे। अब मेरे सामने संकट था, भाई 5वीं फेल को क्या करूं, मैं क्या बात करूं। लेकिन मैंने कहा आप चिंता मत करो, मुंह से तो निकल ही गया था कि काम कहीं ना कहीं कार्य मिलेगा। तो मैंने अधिकारियों से कहा, मैंने कहा कोई काम ढूंढो इनके लिए, क्या कार्य ये लोग कार्य कर सकते हैं। वहां पे भारत सरकार के साथ मिलकर के हम लोगों ने बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर की स्थापना की। आज वो एक सक्सेसफुल मॉडल है। 62,000 महिलाएं आज के दिन पे वहां काम कर रही हैं उनके साथ में, उन 5 महिलाओं के साथ में 62,000। उनका जो टर्नओवर है 115 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट है, हर एक प्रॉफिट आगे के बिजनेस को बढ़ाने में लगाते हैं। और कैसे परिवर्तन लाया जा सकता, पूरे बुंदेलखंड को, 7 जनपदों को उन्होंने कवर किया है। आज उसकी देखा देखी हम लोगों ने आगरा में, वाराणसी में, गोरखपुर में नए मिल्क प्रोड्यूसर स्थापित किए हैं और बहुत सक्सेसफुल मॉडल है। कैसे एक महिला घर गृहस्थी का संचालन करने के साथ ही एक सफल उद्यमी भी बन सकती है और सफल अर्थशास्त्री भी बन सकती है, समाज की इकोनॉमी को मजबूती प्रदान कर सकते, उसका मॉडल है ये सब, और सभी बहुत अच्छे चल रहे हैं। तीसरा मैं आपको बताऊं कितनी बड़ी ताकत होती है। मैं अभी 6 महीने पहले सिद्धार्थनगर जनपद में गया था। मैं जब किसी जनपद के दौरे पे जाता हूं, एक औपचारिकता नहीं करता है। समाज के अलग अलग तबके से जुड़े हुए कुछ ऐसे लोगों को बुलाता हूं जिन्होंने कुछ लीक से हटके कुछ नया किया हो। तो मेरे लिए मुझ जैसे व्यक्ति को सीखने का एक अवसर मिलता है, जानने का अवसर मिलता है, और उस ताकत को पहचान करके फिर उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकूं, इसको आगे बढ़ाने का भी एक अवसर मेरे लिए होता है। तो पहले से ही प्रशासन को मैं जानकारी देता हूं कि भाई आपको इन लोगों के साथ मेरा एक संवाद रखना है। तो वो महिला मिली, निषाद जाति की है, बहुत कमजोर तबका है। उसने अपनी कहानी बताई। आज एक सफल उद्यमी है महिला, अनपढ़ है, वो भी निरक्षर है। उसने मुझे बताया इसके बारे में, शासन की योजना कैसे उन्हें एक सफल उद्यमी के रूप में स्थापित की। उसने बताया मुझे कि 2022 तक उसकी घर गृहस्थी
बहुत कठिनाई से चल पा रही थी, कोई साधन नहीं थे। पति की मृत्यु हो चुकी थी, परिवार में कोई कमाने वाला नहीं था, 4 बच्चे थे, स्कूल में कैसे जाएं इसकी व्यवस्था नहीं थी, कैसे घर को चलाएं इसके बारे में कोई उसके पास साधन नहीं था। तो वह पेंशन बनाने के लिए, क्योंकि निराश्रित महिलाओं के लिए एक पेंशन हमारे यहां बनती है, हम हर निराश्रित महिला को पेंशन देते हैं, तो बनाने के लिए वो जिले में आई, जिलाधिकारी के संपर्क में आई, जिलाधिकारी से पूछा उसने कि साहब पेंशन, जिलाधिकारी ने कहा क्या करते हो, क्या कार्य कर सकते हो बताओ। पेंशन तो उसका स्वीकृत किया, लेकिन क्या कार्य कर सकते हो। तो उसने कहा साहब कोई भी काम मिल जाए। उन्होंने कहा कौन जाति का हो, तो उसको बताया गया। तो निषाद जाति की होने के नाते यह कि भाई आप क्या मत्स्य संपदा योजना में मछली पालन का काम कर सकती हैं। उसने कहा साहब ये तो हमारा पुश्तैनी काम है, कर लेंगे। तो कहा कि इसमें तालाब खुदवाने के लिए हम आपको पैसा देते हैं, अनुदान देते हैं हम लोग, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 2 लाख रुपए। टीम लगाई गई और कहा गया कि भाई पैसे का उपयोग इस कार्य के लिए हो जाए, तालाब इनका खुद जाए, इनको मछली के बीज उपलब्ध हो जाए। उस महिला ने 2 वर्ष में उस तालाब में 6 लाख रुपए की मछली का उत्पादन, यानी 6 लाख रुपए की इनकम की। सरकार का अनुदान है, सरकार को पैसा वापस नहीं लेना है, लेकिन उसने 6 लाख रुपए की इनकम भी की। इसी समय प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा की स्कीम आई। इसमें 10 लाख रुपए तक का अनुदान था, जिसमें मछली के फीड के लिए कोई भी व्यक्ति उस प्लांट को लगा सकता था। उस महिला ने भी आवेदन कर दिया। आज वो एक सक्सेस उद्यमी है वहां की, यानी उसका टर्नओवर इसमें 15 लाख रुपए सालाना है। आज उसका परिवार किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहा, और उसने अपनी निराश्रित महिला की पेंशन सिलेंडर की है। कहा किसी दूसरी गरीब महिला को यह उपलब्ध करवाया जाए, क्योंकि मैं स्वयं कमा रही हूं। ये वे मॉडल हैं जो इकोनॉमी की उस ताकत का एहसास कराते हैं। वह कमजोर इसलिए है क्योंकि उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिला। और हमारे यहां तो लोग कहते हैं ना, हमारे यहां तो क्या कहा गया, अयोग्यो पुरुषो नास्ति, यानी कोई व्यक्ति, पुरुष का मतलब केवल मनुष्य पुरुष के लिए नहीं है, जेंट्स के लिए नहीं है, ये सभी के लिए, कि कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है। हाँ, योजकः तत्र दुर्लभः, कोई योग्य योजक मिल जाए। और मुझे लगता है कि आप जैसे क्रिएटर एक योजक के रूप में उस भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, उस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। बहुत शानदार एनेक्डोट। मैं इस रो में तीसरे उसमें जो एक ब्लैक कलर की टी शर्ट में भाई हैं, मैं आपसे आप प्लीज खड़े हों। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम वेदांत सिंह हजारी है और करीब सोशल मीडिया पर 20 मिलियन लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, 2 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं और ज़्यादातर लोग उत्तर प्रदेश से ही हैं। युवा है, मैं 15 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, शिक्षक हूँ, तो मेरा सवाल भी उसी से रिलेटेड है। 2027 के विधानसभा चुनाव में करीब 1 करोड़ नए युवा वोट डालने जा रहे हैं और आज का युवा शिक्षा, रोजगार और अवसरों को लेकर जागरूक हो गया है। तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो आपकी सरकार पर भरोसा करें? देखिए, प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है और आज के युवा की प्रतिभा और उसकी ऊर्जा पर किसी को संदेह भी नहीं होना चाहिए। देखिए, मैंने कुछ तो आपके सामने बताया कि युवाओं के लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हम लोगों ने उन युवाओं के लिए यूपी के अंदर प्रारंभ भी किए हैं, जो उन युवाओं को बदलने के लिए, उनके जीवन के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहे हैं।
हमारा एक कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है और मैं संवाद भी वर्तमान में बनाने का कार्य कर रहा हूं, अलग अलग संस्थानों में जाकर के और युवाओं से खास तौर पर। पिछले 9 वर्ष से, और जब हम इलेक्शन में जाएंगे तब हमारी सरकार को 10 वर्ष पूरे हो चुके होंगे, या 10 वर्ष का कार्यकाल हमारा पूरा हो रहा होगा। स्वाभाविक रूप से जो 18 से लेकर के 25 वर्ष की उम्र का युवा होगा, जिसकी आपने चर्चा की है, ये युवा उस समय 8 से लेकर के 15 वर्ष के बीच का रहा होगा। उस समय उस युवा के लिए उस समय की परिस्थितियां, 2017 के पहले की परिस्थितियां बताने के लिए आवश्यक है उसको कि भाई क्या स्थिति थी। 17 के पहले यूपी के नौजवानों के सामने स्वयं की पहचान संकट में थी। देखिए, मैं एक सच्चाई बताऊं कि यूपी के ज्यादातर नौजवान अपने को यूपी का नहीं बोलते थे, पहचान छुपाते थे। यूपी के बारे में लोगों की धारणा अच्छी नहीं थी। रोज दंगे होते थे, कर्फ्यू, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था, विकास के बारे में कोई सोच नहीं थी, भ्रष्टाचार चरम पर था। यानी यूपी को एक बीमारू राज्य के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दिया गया था। लोग ये मानते थे कि देश के अंदर कुछ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सबसे बड़ी आबादी का राज्य कुछ करना नहीं चाहता। सबसे ज्यादा खामियाजा किसने भुगता इसकी? युवाओं ने, जिसको यूपी में तो रोजगार नहीं था, यूपी के बाहर भी उसके लिए कोई अवसर नहीं थे। और इसीलिए हम लोग इस पूरे परिदृश्य को बदलने की जो हम लोगों ने ठानी थी, आज उसका लाभ यूपी के नौजवान को प्राप्त हो रहा है। मैं मान सकता हूं आज के दिन पे यूपी का नौजवान कहीं जाएगा देश के अंदर, दुनिया के अंदर, जो लोग पहले उससे 10 कदम दूर भागते थे, आज उससे 10 कदम उससे आगे आकर के गला मिलने का प्रयास करते हैं। पहचान के संकट से वो उभरा है। एक तो पहली समस्या का उसका समाधान। दूसरा, यूपी के अंदर आज के दिन पे नौकरी की भी और रोजगार की भी कमी नहीं, हर फील्ड में। यानी देश के अंदर सर्वाधिक निवेश यूपी के अंदर आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सबसे बड़ा कार्य हुआ, देखिए आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन भी है कि हम लोगों ने भारत के सबसे बड़ी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आज से हम लोगों ने कॉमर्शियल फ्लाइट प्रारंभ की है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। ये परिकल्पना आप सोचिए 1997 में हुई थी कि भाई एक एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में होना चाहिए। लोग सोचते थे, नहीं हो पाता था। हम लोगों ने वहां पे 13,000 एकड़ यानी 13,500 एकड़ लैंड बिना किसी विवाद के किया। और आप आश्चर्य करेंगे कि जिन किसानों की लैंड ली थी, उन किसानों को सबसे पहली फ्लाइट पे मैंने वहां से आमंत्रित किया था। आज वो गोरखपुर, यहां लखनऊ में आए थे, मेरे आवास पे आए, उनका मैंने सम्मान किया, उनके साथ संवाद किया, फिर वे यहां से खुश होकर के गए। उन युवाओं के लिए हम लोगों ने फिर अलग अलग कार्यक्रम प्रारंभ किए। यूपी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल दिया, यूपी के अंदर हम लोगों ने सुरक्षा का एक माहौल दिया, एजुकेशन के बारे में कार्य करना प्रारंभ किया। बहुत अच्छे ढंग से हमने उसको आगे बढ़ाया। शिक्षा का स्तर सुधरे, इसका उन्नयन हो। पहले तो स्कूलों की स्थिति बहुत खराब थी। यानी मैं बेसिक शिक्षा परिषद की बात बताऊं आपको, 2017 की स्थिति ये थी, जो शिक्षक थे उसमें बहुत सारे लोगों ने अपने आप प्रॉक्सी टीचर रखे हुए थे।
वेतन सरकार से शिक्षक लेता था, लेकिन उनके बदले पढ़ाने के लिए कोई और दूसरा जाता था। जब शिक्षक स्वयं अपनी क्लास को लेने के लिए नहीं जाएगा तो आप कल्पना कर सकते हैं कहां जा रहे हैं। स्कूलों में साधन नहीं थे। हम लोगों ने देखा बेसिक में, माध्यमिक में या उच्च शिक्षा में हम लोग इस बात को देखते थे कि ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा था। क्यों है? हम लोगों ने जब इसके लिए अलग से टीम बनाई, सामान्य बिना किसी हो हल्ला के अध्ययन किया, पता लगा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पेयजल नहीं है, बालक और बालिकाओं के लिए टॉयलेट नहीं है। हमने सिचुएशन के लक्ष्य तक उसको पहुंचाया कि हर विद्यालय में बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट होंगे, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होगी, फर्नीचर होंगे। ऑपरेशन कायाकल्प के रूप में एक अभियान चलाया। 1,56,000 विद्यालयों में हम लोगों ने 3 वर्ष के अंदर ये सभी प्रकार की सुविधाएं दी। परिणाम है यूपी के अंदर बच्चों की ड्रॉप आउट रेट भी कम हुई और वहां पे एनरोलमेंट की संख्या बढ़ी, काफी ज्यादा बढ़ी है। इस चेंज उसमें लाने का प्रयास, शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत किया, जवाबदेही हर एक स्तर पर तय की। मैंने 17 में एक व्यवस्था और बनाई थी कि जो शिक्षक जहां पढ़ेगा वहां सीएम की या किसी की फोटो नहीं होगी, वहां उस शिक्षक की फोटो होनी चाहिए और अभिभावक देखे कि यही शिक्षक है, पढ़ाने के लिए आ रहा है, ये वही आ रहा है, कोई और आ रहा है। तो दोनों चीजें थी, शिक्षक को सम्मान भी मिल रहा था, फोटो मुख्यमंत्री के बदले उसकी फोटो होगी और बच्चे वहां पढ़ेंगे भी। और उस वही है कि नहीं है इसको भी देखें। तो ये सारी चीजें वहां पर हुई, परिवर्तन हुआ, शिक्षा की गुणवत्ता सुधरी। दूसरा, आज की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में, डिजिटली हमारा युवा सक्षम हो। 2 करोड़ युवाओं को हम डिजिटली सक्षम बनाने के लिए हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया। टैबलेट, स्मार्टफोन, इन सब के साथ जोड़ने का कार्य प्रारंभ किया। वर्तमान में हमारी स्कीम चल रही है। स्किल डेवलपमेंट के अभियान को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया। युवाओं के नौकरी का हो, रोजगार का हो या उन्हें हर प्रकार से सक्षम बनाने की दिशा में जो प्रयास हो सकते थे, उस दिशा में हम लोगों ने एक सकारात्मक पहल भी उसके साथ जोड़ी। अन्य वे सभी उपाय किए जो युवाओं को आत्मविश्वास से भर सके। और मेरा मानना है कि यूपी का युवा आज के दिन पर इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता है कि उसका भविष्य किन हाथों में उज्जवल है और सुरक्षित भी है। उसे मालूम है कि जो 3 बातें उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं युवाओं के लिए। एक, उसको अपना टारगेट पता हो, क्या उसको करना है और उसके लिए उसके लक्ष्य का, उन उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए उसे क्या करना है, ये सुनिश्चित हो। आज उसने समझा है, अपने उद्देश्य भी समझे हैं और अपने लक्ष्य को भी उसने समझा है। दूसरा, इसे प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, उसके लिए उसके सेल्फ डिसिप्लिन, जीवन में एक आत्म अनुशासन का भाव क्या होता है। आज यूपी के युवाओं ने उसको बहुत अच्छे ढंग से समझा है। सरकार जब अनुशासित होगी तो प्रदेश भी अनुशासित स्वयं हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और वह यूपी का युवा आज स्वयं उसका उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। तीसरा, जब ये दोनों चीजें होंगी तो उसका स्वयं का आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीफ की स्थिति उसके मन में हो और वह आत्मविश्वास से भरपूर युवा, अति आत्मविश्वास में नहीं पड़ना, लेकिन उसका स्वयं पे विश्वास है। जब स्वयं पे विश्वास है तो दूसरा भी उस पर विश्वास करता है। और मैं मानता हूं यूपी का युवा आज जिस सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ रहा है, अपना स्वयं का स्टार्टअप स्थापित कर रहा है, स्वयं का उद्यम स्थापित कर रहा है, हर एक फील्ड में कुछ ना कुछ नया करके दिखा रहा है, वह अपने अभिभावक को भी रोकेगा
और यूपी में फिर से डबल इंजन सरकार ला करके अपने भविष्य को भी उज्जवल बनाने का काम करेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। थोड़ा पीछे चलते हैं, एक ही शायद भाई ने पीछे हाथ उठाया है, मैं चाहूंगी एक बार राम राम महाराज जी, मेरा नाम धर्मवीर धर्म है। कवि हूँ, कवि सम्मेलनों में सक्रिय रहता हूँ। पहली भेंट है तो प्रश्न नहीं करना चाहूंगा, सिर्फ धन्यवाद करना चाहता हूँ। यूपी विधानसभा में पिछले दिनों मेरी पंक्तियां पढ़ी गई, आपने सुनी होगी, वो किसानों पर थी, लेकिन आज आपके ऊपर कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ जो यहीं बैठकर मैंने लिखी। पूछ रहे थे, मेरे क्रिएटर मित्र इसका समर्थन करें, पूछ रहे थे राम राज्य क्या, बता दिया। बुलडोजर ने दुष्टों को एक और ठिकाने लगा दिया, और जिन बातों को सालों पहले सिर्फ कल्पना कहते थे, महाराज जी ने बताया कि हम सोच नहीं सकते थे कि ऐसा होगा उत्तर प्रदेश में। जिन बातों को सालों पहले सिर्फ कल्पना कहते थे, बाबा की विकास नीति ने वह सब करके दिखा दिया। बाबा की विकास नीति में बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाओं हैं और ये जो भगवे साड़ी में एक हमारी बहन बैठी हुई हैं। जय श्री राम महाराज जी, मेरा नाम मुस्कान रघुवंशी है। मैं उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर की रहने वाली हूँ और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करती हूँ। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जो उत्तर प्रदेश का 21-22 साल का युवा है, जिसे लगता है कि सफलता केवल बड़े शहरों में मिलती है, छोटे शहरों में कोई सफलता नहीं मिलती है, तो ऐसे युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपका प्रश्न आज के परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त है, लेकिन इस बात का हर एक युवा भी इस बात को जानता है कि आज के दौर में और खासतौर पर भारत में एक उसके लिए कुछ भी अब कठिन नहीं है। आज तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवा कुछ भी अच्छा करेगा, उसको स्थान मिलने में कोई देर नहीं लगने वाली है। प्रतिभा कहीं भी होगी, उसकी पहचान बहुत दिनों तक छुपी नहीं रह सकती, और युवाओं को हमेशा इस बात को ध्यान में रखना होगा कि वह धैर्य न खो, विपरीत परिस्थितियों में मजबूती के साथ अपनी मेहनत को आगे बढ़ाएं। मायने आज के दिन पर देखिए, डिजिटल इंडिया के इस युग में आप क्या मानते हैं कि कोई चीज छुप जाएगी? कभी नहीं। कहीं भी कोई व्यक्ति होगा, अच्छा कर रहा है तो सामने आ जाएगा। और मेरा मानना है कि कुछ नए गांव में बैठा हुआ व्यक्ति भी अगर अपने सक्सेस मॉडल को केवल प्रधानमंत्री जी के मन की बात में भी प्रस्तुत कर देगा ना, तो अपने आप ही पूरे देश और दुनिया के अंदर उसकी एक नई पहचान हो जाती है, लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। बहुत सारे मॉडल आपने देखे होंगे जिसको पहले कोई जानता नहीं था, लेकिन अचानक वह लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। महत्वपूर्ण आज के दिन पे बड़ी सिटी नहीं है, बड़े घर में पैदा होना नहीं है। आप में से ज्यादातर लोग सामान्य घरों में पैदा हुए हैं, सामान्य परिस्थितियों में, सामान्य शहरों में, सामान्य गांवों में रहे थे, लेकिन अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा से आप लोगों ने अपने आप को एक पहचान दी, और उस पहचान के नाते आपने आज एक लक्ष्य को प्राप्त किया है। युवाओं के लिए भी ढेर सारे अवसर हैं आज के दिन पे।
मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए ना कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से हो या बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर के माध्यम से हो, ये सब गांव की महिलाएं हैं। परंपरागत उद्यम के साथ जुड़े हुए जितने भी हमारे कारीगर हैं, हस्तशिल्पी हैं, सभी गांव से जुड़े हुए हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने उनको प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया, आज वे अच्छा कर रहे हैं। और अच्छा जो भी करेगा उसकी सब जगह पहुंच होगी। मुझे याद है मैं गोरखपुर से सांसद था। एक बार मैं संसदीय क्षेत्र के भ्रमण में एक गांव में जा रहा था। ऐसे चलते चलते मैंने अचानक एक जगह काफी मिट्टी का ढेर सा लगा था, वहां से धुआं आ रहा था। तो मैंने गाड़ी रोकी, साथ के लोगों से कहा, मैंने कहा भी देखो ये धुआं निकल रहा है भाई, क्या है ये? मैंने कहा ये कोई जो है ज्वालामुखी तो नहीं है? तो लोगों ने कहा कि नहीं नहीं। मैं तुरंत उतरा गाड़ी से, मुझे कौतूहल था, मैंने कहा ये क्या है? तो तब तक वहां पे जो कुम्हार जाति से जुड़े हुए लोग थे वो लोग मेरे सामने आए। उन्होंने कहा साहब ये हमारा है, हम लोग यहाँ पे टेराकोटा के बर्तन बनाते हैं। मैंने कहा टेराकोटा क्या होता है? तो ले गए अपने घर के पास, झोपड़ी छोटी सी खपड़े का मकान था उनका, उसी में लोग रहते थे। मैंने कहा धुआं कैसे निकल रहा फिर? उन्होंने कहा नहीं आग लगाई है। तो मैंने कहा आग से क्या होगा? कहा बर्तन पकेगा। तो मैंने कहा इसको तो आप ऐसे भी पका सकते थे। कहा नहीं साहब ये टेराकोटा की पहचान क्या होती है, इसमें पेंट नहीं करना पड़ता, ये अपने आप ही आग से उसमें वो पेंटिंग होगी और अपने आप ही वो उसके साथ ही उसको मजबूती भी प्रदान कर देगा। देखिए विपन्न थे सभी लोग, बहुत विपन्न थे। तो जब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात आई तो हमने गोरखपुर में टेराकोटा को रखा। मुझे याद है 2019-20 में मैं अयोध्या में दीपोत्सव के कार्यक्रम में जा रहा था। लखनऊ में हमारी एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम लॉन्च हो चुकी थी तब तक, और हम एग्जीबिशन में जितने भी एग्जीबिटर्स होते थे तो उसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जिले के अंदर कंपटीशन करा करके टॉप 3 होते थे, उनको चयन करते थे, फिर उनको हम भेजते थे सरकारी, अपने सरकारी खर्चे पर उनकी लॉजिंग फूडिंग की व्यवस्था वहां करते थे, उनको हर प्रकार की सुविधाएं देते थे। तो उसमें उसका भी चयन गोरखपुर से हुआ। तो मुझे एमएसएमई विभाग के लोग आए, उन्होंने कहा कि साहब जो है कुछ यहां पे हम लोगों ने एक स्वदेशी मेला लगाया है, उससे जुड़े हुए लोग आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा मुझे तो अयोध्या जाना है। मैंने कहा कौन लोग हैं? उन्होंने कहा साहब इसमें एमएसएमई से जुड़े हुए वे परंपरागत उद्यमी भी हैं। मैंने कहा वो हैं तो उनको जरूर बुलाओ, मैं उनसे मिलकर के अयोध्या निकलूंगा। तो 8-10 लोग आए, उनमें से एक वो व्यक्ति भी था। तो हल्की हल्की मेरे दिमाग में था, तो मैंने तो उससे पूछा, मैंने कहा भाई तुम तो गोरखपुर के लग रहे हो। उसने कहा साहब मैं गोरखपुर का ही हूं। तो मैंने कहा तुम्हारे कहां तुमसे मुलाकात हुई थी? उसने कहा साहब आप सांसद थे, एक बार आए थे। मैंने कहा उस गांव में ना, औरंगाबाद गांव में? कहा हाँ। कहा ओ। मैंने कहा तुम्हारा क्या? उन्होंने कहा साहब ये मैं आपके लिए एक दीप स्टैंड लेके आया हूं। मैंने कहा दीप स्टैंड? मिट्टी का बना था। तो मैंने कहा कितने का है ये? उसने कहा नहीं मैं आपको फ्री में देने के लिए आया। मैंने कहा यार देखो तुम बेचारे गरीब लोग, मुझे मत दिया करो ये सब, मुझे बताओ कि कितने का है ये। उसने कहा इसकी कीमत तो लोग दे रहे हैं 50,000 रुपया, लेकिन मैं आपको दे रहा हूं। मैंने कहा लागत बताओ यार, कितना लागत तुम्हारी कितनी आई इसमें? उसने कहा 20,000 रुपये। तो मैंने कहा तुम मुझसे 20,000 रुपया लोगे तो मैं दूंगा, नहीं तो जो है मैं फ्री में नहीं लूंगा। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बताओ तुम्हारा कुछ बिक्री हुआ भी यहां 3 दिनों में? उसने कहा साहब मैंने 16 लाख रुपए नेट कमाए हैं इन 3 दिनों में।
और फिर मैंने अपने एमएलए से कहा वहां, मैंने कहा भी देखो उस गांव में जाना और उन लोगों के लिए क्या कुछ हुआ है, परिवर्तन देखो। और मुझे बहुत अच्छा लगा, उसने आज अपना बहुत अच्छा मकान बना लिया, शोरूम बना लिया, हमारा कॉमन सर्विस सेंटर वहां बन गया है, ढेर सारे लोग अब उस कार्य के साथ जुड़ चुके हैं। और मुझे उन लोगों की पीड़ा उसी समय पता थी कि इनकी समस्याएं क्या है। मैं मानता था, क्योंकि जब मेरे संपर्क में लोग आए थे तो सबसे पहले वो मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा साहब हमें मिट्टी नहीं मिल पाती है, हम टेराकोटा बनाएंगे कैसे। तो मैं यहां आया, मुख्यमंत्री बना, तो मैंने सबसे पहले कहा, मैंने कहा अप्रैल से लेकर जून तक गांव हो या शहर, हर एक जगह की मिट्टी फ्री में कुम्हार जाति के लोगों को मिलेगी, बर्तन बनाने के लिए फ्री में मिलेगी, कोई रॉयल्टी नहीं, कोई पैसा नहीं। तो लोगों ने कहा रे साहब ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा हो क्या सकता है, अभी आदेश हो गया, जाने दो। फिर लोग समझाने लगे। मैंने कहा भी मूर्खों एक बात सोचो कि ये जो है, जो काम हो रहा है, हमें फ्री में जल संरक्षण के लिए तालाब तैयार हो जा रहा है। आखिर आप मजदूर लगाते तो मजदूरी आपकी बच जा रही है ना, उसी मजदूरी को इनकम में मान लो अपनी। हमारा तो दोनों तरफ लाभ है भाई। हमारे यहां जो लोग मिट्टी ले रहे हैं वो लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे और हमारी बदले में मजदूरी भी मिल जा रही है, तो सरकार घाटे में कहां से है। ये मॉडल आज आप आश्चर्य करेंगे कि हमारे यहां सिंगल यूज प्लास्टिक को हम लोगों ने बैन किया है। आप पानी की बोतल यहां उपयोग कर रहे हैं, लेकिन मेरे कार्यालयों में किसी सरकारी बैठक में प्लास्टिक की बोतल नहीं वहां चलती है। डिस्पोजेबल बोतल ही वहां उपयोग की जाती है, स्टील के थर्मस में जल आएगा, उसी में लोगों को सबको सप्लाई हो जाता है। लेकिन वहां पे ये मॉडल हम लोगों ने देखा, मिट्टी के बर्तन, और इतना अच्छा व्यवसाय आज के दिन पर यूपी के अंदर चल रहा है। हर गांव, हर शहर, हर कस्बे में वो अपने आप में एक मॉडल बना। मेरा मानना है कि ये अपने आप में करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और सरकार उस दिशा में आगे बढ़ जाए, युवा आगे बढ़ जाए, समाज का हर तबका उस पॉजिटिव भाव के साथ आगे बढ़ जाए। परिवर्तन लाया जा सकता है, अवश्य लाया जा सकता है, और युवा उसका वाहक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को। निश्चित रूप से। मैं भाइयों में से अब अग्रिम पंक्ति में भाई को चाहूंगी सफेद शर्ट। जय श्री राम महाराज जी, मेरा नाम हर्षवर्धन है और मैं राम जी की जन्मभूमि अयोध्या से हूँ। तो अरे महाराज जी 2019 में लखनऊ में यहीं पे युवा कुंभ का आयोजन हुआ था, तो वहाँ पे आपके भाषण के दौरान हम युवाओं ने नारे लगाए थे कि मंदिर जो बनवाएगा वो उसी को जाएगा। तब आपने मुस्कुराते हुए कहा था कि चिंता मत करिए, हम ही बनवाएंगे और जल्दी बनवाएंगे। तो जो वादा किया था रामलला से, वो वादा आपने निभाया है। जहां हुआ था जन्म राम का, मंदिर वहीं बनाया है। महाराज जी इसके लिए हर अयोध्यावासी और पूरा हिंदू समाज आपका आजीवन आभारी रहेगा। महाराज जी मेरा आपके पास एक छोटा सा प्रश्न है कि हमारे रामलला का मंदिर तो बन गया, लेकिन अब अयोध्या में आपका आगे का क्या लक्ष्य है और आने वाले 10 वर्षों में आप अयोध्या को किस रूप में देखना चाहेंगे। जय श्री राम। देखिए, अयोध्या हर भारतीय के लिए अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ी को देने का एक अनुपम उपहार भी है। अयोध्या ने हम सबको एक प्रेरणा दी है, कैसे स्पिरिचुअल टूरिज्म का एक हब, एक शहर बन सकता है। 2017 के पहले अयोध्या का लोग नाम लेने से डरते थे, जाने से डरते थे। जब मैं मुख्यमंत्री बना, अयोध्या का मेरा पहला दौरा था, लोग मुझसे कहते थे अरे आप ये क्या कर रहे हैं। जहां दीपोत्सव का कार्यक्रम कर रहे थे तब भी लोग हमसे कह रहे हैं सब क्या कर रहे हैं आप एक बवाल अपने सिर में लेने जा रहे हैं। हमने कहा बवाल नहीं, समस्या का समाधान हम करने जा रहे हैं, समस्या का समाधान होगा। अयोध्या में बिजली नहीं मिलती थी,
मुझे तो अच्छा लगा कि आप सभी लोग अयोध्या भ्रमण करके भी आए हैं। देखिए, बदलाव उसी को एहसास होगा जिसने पूर्व की स्थिति को देखा होता। पूर्व में आपने देखा होता अयोध्या को, गलियां बहुत संकरी थी। जो आज के दिन पे राम पथ है, धर्म पथ है या भक्ति पथ है, इनको आपने देखा होगा, ये सभी सिंगल लेन से जुड़े हुए थे। सिंगल लेन की सड़कें थी, बिजली के तार झूलते थे, और उसी में चलते चलते अगर कभी कोई बंदर भी टपक पड़े सिर में तो कोई भरोसा नहीं था। यह अयोध्या के एक सामान्य दिनचर्या का हिस्सा हुआ करता था। गंदगी, दुर्व्यवस्था, कोई सुविधा नहीं। राम जी की पेड़ी, जब आप सरयू जी की आरती करने के लिए गए होंगे, राम जी की पेड़ी में जल, वहां से सरयू जी से जल तो आता था, लेकिन वो बाहर नहीं निकलता था। वो पौंड था, एक पौंड था, वो पेड़ी नहीं थी, पौंड था। वहीं जल सड़ता था, बदबू थी, अव्यवस्था सी थी। आज आप देख रहे होंगे, आप सोचो ना, भगवान राम हजारों वर्ष पहले आए होंगे पुष्पक विमान से, लेकिन अयोध्या वासियों को हजारों वर्षों में कभी विमान में बैठने का अवसर नहीं मिला। आज वहां 4 लेन की चारों ओर से कनेक्टिविटी है। लखनऊ से, प्रयागराज से, वाराणसी से, गोरखपुर से, नेपाल से, हर एक ओर से, यहां तक कि जनकपुर से भी 4 लेन की कनेक्टिविटी है। डबल ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के साथ अयोध्या जुड़ चुकी है। पहले मीटर गेज की लाइन थी, सिंगल लाइन थी। आज अयोध्या ब्रॉड गेज के डबल लाइन के साथ जुड़ी है।